हेलो एवरीवन। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग। इसका नाम है साइमन कमीशन। ओके, साइमन कमीशन को इनडायरेक्टली आना था 1929 में। क्यों? क्योंकि हमने बात की लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, तो 1919 के अंदर एक जो रिफॉर्म निकाला गया था, जो पूरा जो एक्ट निकाला गया था, उसके लास्ट सेंटेंस में ये चीज़ कही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है इंडिया के अंदर, हम उसको चेक करने के लिए हम 10 साल के बाद आएंगे। लास्ट में प्रावधान दिया गया, बट उसके पहले ये चीज़ आ गई, साइमन कमीशन। क्यों? तो साइमन कमीशन इसी चीज़ के लिए आया था कि यहाँ का चेक करने के लिए कि यहाँ पे किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। बट उसका अनाउंसमेंट हो चुका था 1927 के अंदर हो गया था। 1927 के अंदर ऐसा तो क्या हुआ कि इनको 2 साल पहले आ गया और ये पूरा का पूरा रिफॉर्म में आज पढ़ना पड़ रहा है। पूरा साइमन कमीशन है, उसको में पढ़ना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये था कि 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन आया, उसके चेयरमैन कौन थे? तो जॉन साइमन। उसके अंदर कितने मेंबर्स थे? तो 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। दूसरी चीज़ कि इसका विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि इसके सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। सारे के सारे मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। अब सिंपल सी बात है, अगर इंडिया के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ पब्लिक तो इंडिया के बिठानी होगी ना, कि जो आपको बताएगी कि भाई रियल चीज़ क्या हुई थी, व्हाट वाज द रियल पर्पस, वाज द रियल रियलिटी क्या है, आपके इस लोगों ने कितना काम किया 10 साल के अंदर, वो काम किया भी है ऑन पेपर या सिर्फ इन लोगों ने हवा में तीर मारे। अब वो जानने के लिए आपको इंडियन पब्लिक को अंदर बिठाना पड़ेगा। बट इसके अंदर क्या हुआ, सारे के सारे मेंबर्स, जो टोटल 7 मेंबर्स थे, वो कहाँ के थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे। इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली बाहर की पब्लिक थी। इंडिया के अंदर जो कभी आए नहीं है, वो लोग आएंगे सिर्फ 10 साल के बाद और चेक करेंगे उनके रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट के अनुसार वो लोग बताएंगे कि भाई साइमन कमीशन बताएगा कि भाई इन लोगों ने कैसा काम किया। बट आपको अगर रियलिटी जाननी है तो आपको इंडियन पब्लिक को ऐड करना पड़ेगा। बट इन लोगों ने उनको ऐड नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने इसका विद्रोह किया, हमने इसको बर्खास्त किया। हुआ क्या था तो हमने पहले बताया कि 1919 के अंदर आया था पहला एक्ट। उसको चेकिंग के लिए हम लोग 10 साल दिए हमने, और उसको हम कहते हैं इनडायरेक्टली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप था। अब सपोज इट कि इतना बड़ी चीज़ जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्टली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, अब उस चीज़ को चेक करने के लिए 7 मेंबर आ रहे हैं, वो भी बाहर से। जस्ट इमेजिन, ये चीज़ हो रही थी। दूसरी चीज़, लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि डायरची कितने सब्जेक्ट होते हैं? 2 सब्जेक्ट, याद होगा। अब कमेंट में मुझे बताओ कि कौन से 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसका डायरची का यहाँ पे एंड किया गया। एंड का कारण ये था क्योंकि डबल गवर्नमेंट बन रही थी यहाँ पे, और लोग चाहते ही नहीं थे, जो 7 मेंबर्स थे, लोग बिल्कुल चाहते नहीं थे कि कुछ भी करके हैंडिंग हमारे हाथ में रहे, सारी की सारी पावर्स हमारे हाथ में रहे, प्रजा के हाथ में पावर्स ना जाए। तो वो लोग इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे। उन लोगों ने कि इसको हटा देते हैं, जिससे कि इनडायरेक्टली एक गवर्नमेंट रहेगी और वही गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली काम करेगी। और ये वो टाइम था जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और जो छोटी मोटी मुस्लिम लीग था और बहुत सारी जो अदर्स पार्टी थी, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्चस्व धीरे धीरे बनता जा रहा था। तो उन लोगों को दिख रहा था कि अगर डबल गवर्नमेंट रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये लोग पावर्स में आना शुरू कर देंगे। तो लोग चाहते थे कि डायरची को एंड किया जाए। तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 1927 के अंदर सबसे पहले कि डायरची को एंड किया। जो डायरची था, जो 2 सब्जेक्ट थे, उनको एंड कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2-3 चीज़ें हुई है। अब जो ये आपका पार्ट होगा ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला, ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा हिस्ट्री पार्ट, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक से पढ़ा रहा हूँ अभी। उसमें हम अभी हिस्ट्री नहीं डालने वाले। जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब हिस्ट्री के अंदर मैं आपको पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, कौन था, कितनी बार महात्मा गांधी गए थे, महात्मा गांधी गए थे तो कौन से वाले में गए थे, किस रीज़न से गए थे, वहाँ पे भगत सिंह का क्या रोल था, क्या भगत सिंह रियलिटी में बच सकते थे या नहीं बच सकते थे, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि इसका इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हुआ, कुछ तो होगा ना इसका इफेक्ट। तो हाँ, इसका इफेक्ट हुआ कि ये सब कुछ होने के बाद उन लोगों ने एक लिस्ट निकाला, उन लोगों ने एक पेपर निकाला, और उस पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, और उसका हमने नाम क्या दिया,
वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, ठीक है, कि जो 1919 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके हम लोग आपको फिर से चेप रहे हैं। समझ रहे हो कि इन लोगों ने दिमाग लगाया था कि भाई पब्लिक इतना नहीं समझ पा रही है, ना उनको समझ में आ रहा है, ना हमें चाहते हैं कि वो लोग समझ पाए। उस फॉर्म में उन लोगों ने वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म बनाया और वो पेपर भेज दिया। अब उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर कुछ खास था नहीं। इनडायरेक्टली जो हमने बात की ना ऊपर वाली, यही बातों को रिपीट करके फिर से चेप दिया था और बोल दिया था कि हाँ अब हम करेंगे अच्छे काम फॉर गुड गवर्नमेंट, मतलब हम लोग बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, आगे अब देखते जाओ, ठीक है। अब ये सब होने के बाद एक और चीज़ हुई थी, वो हुई थी कम्युनल अवार्ड्स। अब जो हम बात करते हैं ना आज भी कि ST, SC, OBC या अदर कास्ट, उसका निर्माण या वो कहाँ से शुरू हुआ, वो हुआ था यहाँ से, ठीक है। कहाँ से? साइमन कमीशन के बाद जो एक्ट आया था 1929 वाला, 27 वाला, उसी के शुरू हुआ था। उसके अंदर क्या था, इन लोगों ने दिमाग लगाया था। इसके पीछे पहले स्टोरी सुन लो। स्टोरी ये है कि राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जब ये लोग हमारे इंडिया के पब्लिक, जो इंडिया के जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी कह लो, ये सब थे ना, वो सब लोग, नेहरू सब लोग, ये सब लोग जा रहे थे लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग मीटिंग करते थे, मीटिंग से बातें करने के बाद रिजल्ट निकलता था, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। बट उनके बीच में एक BR अम्बेडकर सर थे, उनने क्या किया, उन्होंने एक चीज़ बनाई। वहाँ जाके उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई जो रिजर्वेशन लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो ST, SC, OBC हैं, इनको इंडिया के अंदर बहुत नीचा दर्जा दिया जा रहा है, तो आप लोग उनके लिए भी करो। अब ये लोग चाहते वही थे कि किसी भी तरीके से हिंदू जो कम्युनिटी है, जो हिंदू रिलीजन है, इसके अंदर हम डिवाइडेशन डालें। क्यों? उन लोगों ने पहले तो डिवाइडेशन डाल दिया था, किसके बीच में, मुसलमान और हिंदू के बीच में एक डिवाइडेशन डाल दिया था। अब वो लोग चाहते थे कि हिंदू के अंदर भी डिवाइडेशन डाल दिए जाए, 1D2 कर दो, तो उनको एक पावर मिल गई यहाँ पे। अब इनको एक चीज़ मिल गई कि कुछ भी करके हम इस टॉपिक को इतना हाईलाइट में ला देंगे कि हिंदू के अंदर भी डिवाइडेशंस हो जाएं इनडायरेक्टली, और वो आज भी हो चुके हैं और आज भी हम देखते हैं। तो रिजर्वेशन लेने का मेन कारण यहीं से आया था। याद रखना, वहाँ पे ST, SC, OBC का वर्ड यूज़ नहीं किया था, वहाँ यूज़ किया था डिप्रेस्ड क्लासेस का, ओके। तो डिप्रेस क्लासेस मतलब उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कि डिप्रेस क्लासेस लोगों को आपको रिजर्वेशन देना चाहिए, आपको उनके लिए कुछ अच्छे काम करने चाहिए। और ये चीज़ होने के बाद जैसे ये चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई, जैसे उन लोगों ने वहाँ पे बोला कि ऐसा हम करेंगे और आपको ऐसा करना चाहिए, उसके तुरंत बाद महात्मा गांधी जी आगे वो बैठ गए अनशन के ऊपर, और अनशन में बैठने के तुरंत बाद उन्होंने ये कह दिया था कि भाई मेरा अनशन तब टूटेगा जब मैं मरूंगा, ठीक है। इंडिया वो चाहते ये थे कि भाई हिंदू के अंदर डिवाइडेशन मत डालो, आपने मुसलमान को डिवाइड किया, इट्स ओके, बट हिंदू के अंदर 1/2 मत करो। इंडिया हुआ भी ये लोग, ब्रिटिश लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग पूरा का पूरा जो ये पूरा था ST, SC या डिप्रेस क्लासेस थे, हम इनको पूरा एक अलग बना दे, कि इनकी पावर्स दे दे कि भाई ये लोग को जो करना है ये लोग वो करते हैं, इनको अपना पूरा खुद का लीडर चॉइस करने की दे देंगे, इनको अलग से पूरा स्टेट दे देंगे जिसके अंदर ये लोग रहेंगे, अपना राजतंत्र चलाएंगे, ये लोग साथ में रह सकते नहीं, ये लोग अलग रहेंगे। इनडायरेक्टली वो लोग ये कर रहे थे कि जो मुसलमान लोग अभी राइट नाउ कर रहे थे ना उस टाइम पे, मुस्लिम लीग का स्थापना करके मुस्लिम लीग के अंदर अपने खुद के लीडर्स और अपना प्रतिनिधित्व स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने ही लीडर्स के सामने खड़े हो जाना, ठीक है, वो सब मुसलमान कर रहे थे। और वो लोग ये चाहते थे कि ये लोग जो डिप्रेस क्लासेस हैं ये भी वही करें। तो उस टाइम पे होगा क्या बताए कि 3 चीज़ें बन जाएंगी। कैसे? मुस्लिम लीग होगी, हिंदू लीग होगी और डिप्रेस लीग हो जाएगी एक। तो 3 चीज़ें एक ही देश के अंदर अलग अलग फॉर्म में चलती रहेंगी। और सपोज के कुछ चीज़ें अगर हिंदू को पसंद आ गई तो हिंदी वाले बोलेंगे यस है, डिप्रेस वाले बोलेंगे कि इसमें हमारा क्या पॉइंट है, हमारा क्या स्वार्थ है, हम इसमें कहाँ, हमको क्या कुछ प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग उसको कैंसिल करते हैं। चाहते ही वही थे वो लोग, ब्रिटिश लोग, तो कि किसी भी तरीके से इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप डाल दो
जिससे कि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ पास करना चाहेंगे ना तो उन लोग आपस में लड़ते रहेंगे और हम लोग निकल जाएंगे। ये इनका मेन मकसद था यहाँ पे। अब इसको ना होने देने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे अच्छा काम यही किया था कि भाई उस टाइम पे लोगों कहा कि भाई हम लोग अलग नहीं करने देंगे, आपको चाहिए क्या। तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि ठीक है हमको रिजर्वेशन दो। तो उस टाइम पे पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के अंतर्गत आज भी हम देखते हैं कि जो रिजर्वेशन दिया गया है वो पूना पैक्ट के अंडर से दिया गया था उस टाइम पे भी, कि हाँ ठीक है महात्मा गांधी यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है चलो भाई हम लोग मानते हैं कि उन लोगों को इतना कुछ मौका नहीं मिल रहा है कि वो आगे बढ़ पाए या वो कर पाए, तो हम काम करते हैं कि जो आगे जो भर्ती होंगी, भर्ती इन द सेंस कि आगे जो कुछ भी काम होने वाले हैं, कुछ भी लोकल बॉडीज़ के काम होंगे, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के काम होंगे, उन सब के लिए हम उनको रिजर्वेशन देंगे जिसके अंदर वो लोग अच्छे से फ्रीली काम कर पाएँ। उनकी सीट रिजर्व होंगी हर जगह पे कि अगर उनको ये काम करना है तो उनके लिए अगर 10 सीटें होंगी तो 10 में 2 सीटें उनकी खुद की होंगी। ये सब कुछ किया गया रिजर्व के अंदर पूना पैक्ट में, ठीक है। याद रखना ये इनका एक बहुत ही अच्छी गुगली थी, पर हमारे सचिन तेंदुलकर ने उसको ब्लॉक करके खड़ा रख दिया वहाँ पे। अगर ये पास हो जाता तो बहुत मुश्किल होती है अपने को इंडिपेंडेंस लेटर साइन, बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। बट यहाँ पे पूना पैक्ट के अंदर हमने रिजर्वेशन को इस तरीके से ऐड किया कि कहीं ना कहीं आज जो हमको फेस करना पड़ता है, माना कि आज ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, ये लोग अपनी स्थगत से आगे उठ चुके हैं, अपनी जो सोशल लाइफ थी, अपने जो सोशल कल्चर्स थे इनके, ये लोग उससे ऊपर उठ के कहीं एक स्टेप आगे हो चुके हैं। बट उस टाइम पे था ऐसा कि ये लोग बहुत नीचे थे। इस टाइम पे वो था कि लोग उस टाइम पे बहुत नीचे थे, उस टाइम पे रिजर्वेशन लेना बहुत अच्छी बात थी, चलो मान लिया। अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि आज की डेट में रिजर्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड। ये पूरा का पूरा आपको बुक में रीड करोगे तो यही चीज़ें आपको बुक के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर आप बुक पॉलिटिक्स की बुक बोल रहे थे, वो बुक कौन सी थी। ये बुक है, देख रहे हो, ये बुक है और ये मेरा 5th एडिशन है, ठीक है। मार्केट के अंदर 6th एडिशन अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ ये जो पढ़ रहे हो ये पढ़ते रहो, इसके अंदर से नोट्स बनाओ और रेगुलर रहो, ठीक है। रोज़ वीडियोस अपलोड होंगे, इसके तुरंत बाद अभी लेक्चर होगा। और हाँ, एक और चीज़, ये लेक्चर लंबा होने वाला है क्योंकि अभी तुरंत बाद में पढ़ाने वाला हूँ अभी इंडियन एक्ट 1935, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, सबसे IMP पॉइंट आता है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, जिसके ऊपर आज कहीं ना कहीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ें, बंधारण की बहुत सारी चीज़, संविधान की बहुत सारी चीज़ें हमने यहीं से उठाई हैं, इनका खाली नाम चेंज हमने कर दिया था। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि जो हम पढ़ने वाले उनमें से कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं से उठाया है और हमने हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने उसको इंक्लूड किया, उसको ऐड ऑन किया है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें थी जो आज भी ऐड ऑन की गई हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ तो कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था बॉस, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके अंदर 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। अब मुझे आप कमेंट में बताओ कि आज की डेट में कितने सेक्शंस हैं और कितने शेड्यूल हैं, ठीक है। नॉर्मल जीके क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आजकल कोई पूछता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे 2003 वाले बैच में, ठीक है। 2003 या 1919 वाले बैच के अंदर थे, 1990 वाले बैच के अंदर, ठीक है। ये आजकल पूछे जाते नहीं है, बट आपको ऐसी रिमाइंडर के लिए आप थोड़ा सा सोच लिए इसके लिए। उसके बाद बनाया गया इंडियन फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। इसको समझने पहले से ये समझ लो कि डायरची को निकाल दिया प्रोविजनल स्टेट्स के अंदर से भी। प्रोविजनल स्टेट्स मतलब कि जिसके अंदर ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, ठीक है। इनडायरेक्टली वो स्टेट और राजा रजवाड़े वाले भी, दोनों चीज़ें थी, मिक्सिंग में रहे वो लोग, ठीक है। तो इसके अंदर से भी निकाल दिया गया, क्यों? क्योंकि अब इसकी स्थापना करनी है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इनडायरेक्टली आपको बताया होगा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये डबल गवर्नमेंट का काम करते हैं लोग, ठीक है। इसलिए डायरची को ऐसे निकाल दिया गया टोटली। डायरची को आप इसके बाद आपको डायरची पढ़ने को बहुत कम मिलेगा, इनडायरेक्टली इसके बाद आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही नहीं। बट ये आपका लास्ट पॉइंट था। लास्ट टाइम में क्या कहा, डायरची को सेंटर से निकालो, उसके पहले बातचीत कर दी गई कि डायरची को निकाला जाए, निकाला जाए, निकाला जाए, बट इफेक्ट में कोई नहीं ला पा रहा था।
1935 के अंदर इसको इफेक्ट में लाके बोल दिया गया निकाल दो, इसको आंख बंद करके निकालो। तो यहाँ से प्रिविलेज स्टेट्स मतलब कि जो जिसमें ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। अब यहाँ से निकाल दिया मतलब अब इंडिया के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का या फिर कोई भी किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी का अपने ऊपर राज नहीं था। बट इन लोगों ने एक चीज़ लाई, क्या लाई? ऑल इंडिया फेडरेशन। क्यों? अब इंडियन पब्लिक बढ़ती जा रही थी, पार्टीज बढ़ती जा रही थी, काम बढ़ता जा रहा था। अब उनको डिवाइड किया गया, उनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। पहला था फेडरल, फिर था प्रोविजनल, फिर था कॉन्करेंट। ठीक है, फेडरल, प्रोविजनल और कॉन्करेंट ये तीनों पार्ट है। ये तीनों के पार्ट के अंदर इंडियन पब्लिक और ब्रिटिश इंडियन पब्लिक इसके अंदर काम करेंगी। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि भाई किस डिपार्टमेंट को किस में डाला गया था, या फिर फेडरल के अंदर कितनी आइटम्स डाली गई थी। याद रखना, बुक के अंदर वर्ड यूज़ किया गया है आइटम। हम उसको ये समझ के कर सकते हैं कि सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट। आज हम ये कह सकते हैं कि भाई सेंट्रल लेवल के ऊपर ये डिपार्टमेंट, ये सेंट्रल लेवल का काम करेगा, स्टेट का ये डिपार्टमेंट काम करेगा स्टेट का। तो वही सेम चीज़ ये चीज़ है। इसको उठा के इसके नाम चेंज कर दो और आज की डेट में लेके आ जाओगे ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये काम होंगे सेंट्रल के, ये काम होंगे हमारे स्टेट्स के, और ये काम होंगे हमारे यूनियन टेरिटरीज के। समझ गए आप लोग? ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बहुत सारी चीज़ों को बाद में जो बहुत सारे सब्जेक्ट थे उसको चेंज किया गया। कुछ सब्जेक्ट्स को यहाँ से यहाँ किया गया, यहाँ से यहाँ किया गया, यहाँ से यहाँ किया गया। तो पहले ये समझ लेते हैं कि फेडरल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट दे रखे थे। याद रखना, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा थी उनको कहा गया कि वो सारी की सारी कहाँ रहेंगे? सेंट्रल के अंदर रहेंगे। मतलब मिलिट्री वाली, पुलिस वाली, जितनी पावर्स थी, जो मेन पावर्स जिसके ऊपर से आप पूरा शासन पलट सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर से आप पूरा राज्य तंत्र हिला सकते हो, वो चीज़। सपोज हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, वहाँ पे क्या चलता है? इनडायरेक्टली आर्मी रूल कह सकते हैं उसको अंदर आप। क्यों आर्मी रूल आप इसलिए कह सकते हो? उसका मेन रीज़न इतना है कि वहाँ पे शासन जो कर रहे हैं, भले पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, पीएल मतलब पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो मोस्ट ऑफ पावर्स हैं वो किसके पास है? वो आर्मी के पास। और हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे तीनों विंग के, मतलब एयरफोर्स ले लो, नेवी ले लो या आर्मी ले लो, इन तीनों का मेन लीडर कौन रहेगा? तो प्रेसिडेंट या पीएम। ठीक है, वो आपको बाद में बताऊंगा कि दोनों में से कौन होता है मेन, वो आपको बताऊंगा मैं जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा तब। ठीक है, बट ये चीज़ है कि इंडिया के अंदर तीनों विंग्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंक्लूड होकर सब साथ में रहती है, और उनका एक लीडर होगा जो ऊपर बैठा होगा। बट पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में क्या है कि लीडर अपना काम करेगा और आर्मी अपना काम करेगी। ठीक है, तभी तो वहाँ पे टेररिस्ट वगैरह का सबसे ज़्यादा रूल रहता है। ठीक है, क्योंकि आर्मी क्या काम कर रही है वो उनको पता ही नहीं है। तो वो सेम चीज़ है। अब यहाँ पे वही चीज़ नहीं हो जाते थे। लोग चाहते थे कि भाई डिफ्रेंशिएट किया जाए कि जो मेन पावर्स हैं वो रहेंगी सेंट्रल के पास, और वो कितनी पावर्स थी याद रखना, मोस्ट ऑफ ये क्लास में पूछा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंदर जो फेडरल्स थे, उस फेडरल के अंदर जो ऑल इंडिया फेडरल को बनाया गया था, उसके अंदर जो पहला पार्ट था फेडरल, उसके अंदर कितनी आइटम्स या कितने सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था? तो 59 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद उसी तरह से प्रोविजन के अंदर, तो प्रोविजन को आप इस तरह कह सकते हो कि उसने 54 सब्जेक्ट को ऐड किया था। उसके बाद कॉन्करेंट, उसके अंदर 36 सब्जेक्ट को ऐड किया गया था। ये चीज़ होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो था लेजिस्लेटिव। मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे लॉ का इम्प्लीमेंट करवाना, लॉ को चलवाना, डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट तरीके से रहना, वो हर चीज़ बहुत मुश्किल हो रही थी उन लोगों के लिए। अब उनको मुश्किल ना हो इसलिए उन लोगों ने 1935 के अंदर के लिए क्या है कि बायक्रोनिकल। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो यहाँ पे था। अगर आपको ऐसा हो तो लास्ट लेक्चर देख लो, उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि बायक्रोनिकल के अंदर क्या क्या होता है। तो पहले समझ लो, फिर से ओवर थ्रू और फिर से ओवर समझा रहा हूँ क्या होता है। तो होता है लेजिस्लेटिव काउंसलिंग और लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको ऐसे समझो कि इनको आज भी हम यही नाम से जानते हैं कहीं ना कहीं। तो पहला चीज़ होती है लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसलिंग, का मतलब क्या होता है? अपर हाउस, इसको हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। ठीक है, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली,
लोअर हाउस, इसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा। हो गया, इसमें दोनों आपका पार्लियामेंट आ गया। तो इन लोगों ने क्या कहा कि ये चीज़ें सिर्फ 1-2 स्टेट तक नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर और भी स्टेट ऐड करो। तो पहले कौन से स्टेट्स को ऐड किया गया, मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। तो सबसे पहले बंगाल को, फिर बॉम्बे को, फिर मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब कि जो ये लोग थे जिसके ऊपर लोग राज कर रहे थे, ये वो स्टेट्स थे। ठीक है, इसके अंदर राजा रजवाड़े भी इंक्लूड हो चुके हैं, ये मत समझना कि राजा रजवाड़े इसके इंक्लूड नहीं हुए। तो इसके अंदर 2 तरह के स्टेट आते थे, पहला जिसके ऊपर वो लोग रूल कर रहे हैं, दूसरा राजा रजवाड़े। ठीक है, ये आपका हो गया इस पार्ट का। ये हो गया आपका 50% पार्ट 1935 का, जो इम्पोर्टेंट था। अब इससे थोड़ा इम्पोर्टेंट वो ये था, डिप्रेस क्लासेस। फिर से आ गया वही टॉपिक, कौन सा, BR अम्बेडकर वाला, याद आया, जिसके अंदर उन लोगों ने रिजर्वेशन मांगा था। रिजर्वेशन हमने दे भी दिया था, ब्रिटिश सरकार ने दे दिया था उस जिसको रिजर्वेशन की, आप रिजर्वेशन ले सकते हो। बट इसके अंदर इन लोगों ने फिर से एक स्मार्ट गेम खेला। स्मार्ट गेम ये था कि अगर इनको हमने, ये वो लोग खुद चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़ते रहे। ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, हम उतना पैसा बनाते रहेंगे। सिंपल सी बात है, या तो वही बात होगी कि 2 बिल्ली लड़ रही हैं, बीच में बंदर अपना प्रॉफिट कमा के खा गया, वही चीज़ कर रहे थे लोग। इन लोगों को स्पेसिफाई किया गया था कि इस चीज़ के बाद कभी भी फिर से रिजर्वेशन की बात हम कभी करेंगे ही नहीं। हम कभी भी ST SC की बात या OBC की बात या डिप्रेस क्लासेस की बात हम कभी नहीं करेंगे। बट इन लोगों ने फिर से उस चीज़ को धीरे से ऐड किया गया। क्या कहा कि वुमेन्स और लेबर्स सिर्फ अपनी कम्युनिटी को, जो अपनी कम्युनिटी है, जो उनकी जो खुद की है, डिप्रेस कास्ट की जो कम्युनिटी है, आप सिर्फ उसमें वोट कर सकते हो। मतलब अगर कहीं पे हिंदू मुसलमान में कहीं हिंदू कोई इंसान खड़ा है और उसी के स्टेट के अंदर अगर 2% लोग रहते हैं ST SC या शेड्यूल कास्ट वाले या रिजर्व क्लास वाले, तो वो 2% लोग हिंदू को वोट नहीं कर सकते। ये इन लोगों ने डाल दिया। अब उनको सिंपल एक चीज़ पता थी कि राजा रजवाड़े रहते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, बहुत बड़े आलीशान महल के अंदर, और वो लोग रहते हैं बहुत सारे एरिया के अंदर, वहाँ पे लेबर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो लोगों ने सिंपल सा फैक्ट निकाला था कि भाई लेबर्स के सामने कोई लेबर खड़ा रह जाए और जो लेबर्स के सारे वोट हैं वो लेबर्स के पास चले जाए, और जो राजा रजवाड़े थे उनको वोट ना मिले। वही सेम चीज़ थी सेंट्रल के अंदर कि कोई ऐसा लीडर है कि जो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट उसी के सामने जो वो जिसका उसका वर्चस्व है वो लेबर्स के ऊपर ज़्यादा है, वो वर्कर के ऊपर उसका जो साम्राज्य कह लो कि उसका पूरा नींव है वो वर्कर्स के बेस के ऊपर है। आपको सिंपल समझ दो कि कोई जमींदार है, तो ठीक है, तो जमींदार के पास मोस्ट ऑफ लोग कौन से होते हैं, लेबर्स लोग होते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं, जो उसके अंडर काम करते हैं, वो लोग होते हैं जमींदार के अंडर काम करने वाले। तो वो वही खुद चाहता था कि जमींदार कभी खड़ा ना हो पाए। मैंने को बताया था पहले चीज़ में, वाइस रॉय नॉमिनेट कर सकता है जमींदार को एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर्स में, ठीक है, वो उस तरीके से बन ना पाए या उसको वोट ना मिले, उसके लिए उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया कि लेबर्स को कह दिया कि आप अपना लीडर चॉइस करो अपनी कम्युनिटी से जिसको आप बनाना चाहते हो, और आप लोग जमींदार को वोट नहीं कर सकते हो। जमींदार इन द सेंस आप किसी को वोट नहीं कर सकते, आपको वोट करना है आप अपनी कम्युनिटी को वोट करो। इन लोगों ने यहाँ पे बहुत स्मार्ट गेम खेला। उन्हें पता था कि अगर ये डाल दिया ना तो इसमें डिप्रेशन क्लास वाले, जो डिप्रेस क्लास थे, जो रिजर्वेशन क्लासेस लोग थे, वो लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ हमको पॉइंट दिया गया, हमको ज़्यादा पावर्स दी गई, बट इनडायरेक्टली वो लोग चाहते यही थे, तो उन लोगों ने वही किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि बना था 1508 में, 1858 के अंदर इसको बनाया गया था। अब लास्ट लेक्चर्स में जाके देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर मैंने बताया था, पूरा समझाया था काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं। अब इसको निकाल दिया गया, इसको हटा दिया गया, क्यों, इसकी ज़रूरत थी नहीं। अब आप खुद सोच लो कि अगर इतना कुछ डिवाइड कर दिया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बना दी, लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी, अपर हाउस, लोअर हाउस, ऑल इंडिया फेडरेशन को बना दिया, उसके अंदर 3 पार्ट कर दिए गए, तो इसका कोई काम था ही नहीं ना, क्योंकि इसके अंदर मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं इसके डिवाइड हो रहे थे इसके अंदर कहीं ना कहीं, तो इसको बना के निकाल दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ कब हुआ, 1859 में, 58 में बना, और ख़त्म कब किया गया, तो 1935 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1935 के अंदर एक सबसे मेन चीज़ हुई
रिजर्वेशन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जो आज भी चल रही है। रिजर्वेशन बैंक का मेन काम क्या होता है कि पैसे का टर्नओवर, जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कुछ भी होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर पैसे का टर्नओवर चलता रहना चाहिए, मनी रोटेशन चलता रहना चाहिए कहीं ना कहीं। वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम। और पैसे की करेंसी को किस तरीके से स्टेबल रखना है, वो भी कहीं ना कहीं इनका काम होता है। वही चीज़ 1935 में उसको बनाया गया। उसके बाद अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जो चीज़ थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। सिंपल भाषा में बताऊं, ये आपका हो गया यूपीएससी, ये आपका हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब स्टेट मतलब आप जीपीएससी रख दो, आरपीएससी रख दो, या एमएमपी रख दो, मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रख दो, कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इंडिया के लिए ये इंक्लूड करेगा स्टेट्स को, ये करेगा मेन सेंट्रल को। और जॉइंट मतलब कि अगर दो स्टेट चाहते हैं कि हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जॉइंट पे लेना चाहते हैं, उसके लिए निर्माण किया गया जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। ये समझ गए आप लोग, ये चीज़ आपकी मेन थी 1935 के अंदर, ये आपकी चीज़ मेन चीज़ हुई थी। ओके, अब आपको डाउट होगा कि सर आपने पहले बता दिया था कि पब्लिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट वो भी बात सही है, हमने बनाया था, बट एक बात होता है ना, जैसे कि यूपीएससी के अंदर आ जाए, आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन, आपकी प्रीलिम्स होंगी, फिर आपके मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। जब ये बना ना, ये फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अंदर ये चीज़ दी गई, बट इसके पहले वो चीज़ नहीं थी। इसकी पहले क्या चीज़ थी बताएं? पैसा दो जॉब लो, पैसा दो जॉब लो, ये उस टाइम की बात थी। इसके अंदर क्या किया गया, सब कुछ एकदम प्रोसेस कह सकते हैं ना कि एक स्मूथली पब्लिक को वो चीज़ दिखे कि किस तरीके से आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, उसलिए उसको क्रिएट किया गया। तो हमने बनाया ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका लास्ट पॉइंट हमने क्या बनाया, लास्ट में एक फेडरल कोर्ट की निर्माण किया गया। कब बना था? 1937 में, याद रखना, इस्टेब्लिश हुआ क्या, बन चुका था। इसका प्रावधान आया था 1935 के अंदर, बन के खड़ा कब हो चुका था? 2 साल के अंदर, 1937 के अंदर बन के खड़ा हो गया। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एक मिनी से भी थोड़ा सा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको कह सकते हो, अब ये वो चीज़ थी। क्लियर? इसके अंदर आई थिंक सो कोई डाउट नहीं रह चुका होगा आप लोग, बहुत चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आप इसको बुक्स में पढ़ोगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, बट वो भी इन्हीं से रिलेटेड है और कुछ था नहीं। मैंने रीडिंग किया, रीड करने के बाद मेरे को ये लगा कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा जो कि होगा 1947 का एक्ट। इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा सीधा पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।